हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके बाल विकास से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में सीटीईटी, एमपीटीटी या अन्य राज्यों के टीटी में पूछा जाता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपके लगभग बहुबुद्धि का सिद्धांत है आपके सीटीईटी में लगभग हर वर्ष 2 से 3 4 नंबर में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोगों को आज बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो हावर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1983 में बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में 3 उल्लेखनीय बातें हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। नंबर 1 है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं है, अतः यह बहुकारकीय स्वरूप का होता है। मतलब यह क्या होता है, एकाकी बुद्धि का स्वरूप नहीं होता है, ये बहुकारकीय स्वरूप होता है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न स्वरूप की होती है। नंबर दूसरा क्या है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि एक प्रकार से अच्छी है तो इससे अर्थ निकाला नहीं जा सकता कि दूसरे प्रकार की बुद्धि में भी वह समान रूप से अच्छा होगा। ठीक। अब क्या है, सी है। तो पहले सर्वप्रथम इसको आप लोग देख लीजिए, ए वाले को और बी वाले को फिर से समझ लीजिए कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं है। मतलब बुद्धि का स्वरूप जो है एकाकी में क्या होता है, एक होता है। तो बुद्धि का स्वरूप एक नहीं है, अतः यह बहुकारकीय स्वरूप का होता है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न स्वरूप की होती है। नंबर दूसरा क्या है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है होती है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि एक प्रकार से अच्छी है, मतलब अब यहाँ पर आप लोगों को यह समझना है कि मान लीजिए कोई छात्र पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, तो वो जितना वो पढ़ने लिखने में अच्छा है उतना वह राजनीति या अन्य कार्यों में अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तो इसमें लिखा हुआ है, हावर्ड गार्डनर ने इसीलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि इसमें क्यों वो पढ़ने लिखने में अच्छा है और क्यों वो राजनीति या अन्य क्षेत्रों में अच्छा नहीं होगा। तो इसका देख लीजिए, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि एक प्रकार से अच्छी है, मतलब अगर वो पढ़ाई की दृष्टि से उसकी बुद्धि अच्छी है, तो यह जरूरी नहीं कि उसकी बुद्धि राजनीति की दृष्टि से भी अच्छी हो। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, तो इससे अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि दूसरे प्रकार की बुद्धि में भी वह समान रूप से अच्छा होगा। मतलब इसका अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा या कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो, तो वो राजनीति में या समाज में बैठने उठने में वो उतना ही अच्छे से पेश आ सके। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया है। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। क्या है तीसरे नंबर पे है कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है। इसलिए जब किसी एक समस्या का समाधान करना होता है तो बुद्धि के विभिन्न प्रकार एक साथ कार्य कर समस्या का उपयुक्त समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं। ठीक। तो जैसे अब यहाँ पे बताया गया कि बुद्धि के मतलब बहुत प्रकार होते हैं और जितने भी प्रकार होते हैं उनकी क्या होती है कि एक दूसरे के साथ में क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। इसलिए यदि किसी समस्या का समाधान करना हो तो बुद्धि के विभिन्न प्रकार एक साथ कार्य कर समस्या का उपयुक्त समाधान ढूंढते हैं। अभी गार्डनर ने अभी तक कुल 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की है, जो निम्नलिखित हैं। कहीं कहीं आप लोग किताब देखेंगे सीटीईटी के लेंगे जो मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगी कि हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि दी वो 9 प्रकार की है। लेकिन अभी तक जो सीबीएसई बोर्ड ने केंद्रीय मतलब जो ये करा रहा, हम लोगों का सीटीईटी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, वहाँ पे अभी इसकी क्या है 8 ही की मंजूरी है। हो सकता है कि 9 की भी मंजूरी मिल जाए, लेकिन अभी तक 8 ही है। बहुत लोग किताब में मतलब अपने प्रकाशन में 9 प्रकार की बुद्धि को लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर 1 है भाषाई बुद्धि। इस प्रकार देखिए आप लोगों को मैं विस्तृत लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को इससे कम से कम 2 से 4 नंबर आप लोगों को मिलने की आशा है। तो इसलिए मैं विस्तृत लेकर आया हूँ कि आप लोगों को पूरा आराम से आप लोग वीडियो को देखें और आराम से समझ के फिर वहाँ पे अपने आंसर में इसका अच्छे से जवाब दे सकें। तो क्या है, नंबर 1 भाषाई बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी बोध क्षमता का परिचय मिलता है, जैसे वाक्यों या शब्दों का बोध, शब्दावलियों की प्रचुरता, शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि। कवि, साहित्यकार, वक्ता, पत्रकार, शिक्षक, वकील आदि में इस प्रकार की बौद्धिक विपक्षी
देखने को मिलती है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपकी, ये हो गया भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में कैसे इन किनको किनको लिया गया, अब भाषाई बुद्धि में साहित्यकार को लिया गया कि मतलब साहित्यकार जो होते हैं वो अच्छे से अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं अपने साहित्य में। कवि को लिया गया, कवि अपनी कविता में अच्छे से अच्छे मतलब उसका बुद्धि का या इसका भाषाई बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वक्ता को देख लीजिए, जब कोई वक्ता जैसे मान लीजिए मतलब लेक्चर दे रहे होते हैं तो कितनी कितनी अच्छी मतलब जैसे भाषा का प्रयोग, अच्छे से अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्रकार को आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में, शिक्षक को देखते होंगे, वकील को देखते होंगे, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, ये सब आ गए आपके भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आ गए। चलिए देखते हैं अगली कौन सी बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि में देखिए बुद्धि का यह प्रकार तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंधित है। इसमें तर्क करने की क्षमता, तार्किक क्रम की समझ, गणितीय समस्याओं का समाधान, अंकों के क्रमों में दिए गए संबंधों की पहचान करने आदि की क्षमता क्या होती है, सम्मिलित होती है। इस प्रकार की बुद्धि वैज्ञानिक कार्यों में परिलक्षित होती है। तो ये कौन सी होगी, तर्क, ये क्या कौन सी बुद्धि होगी, तर्क वाली बुद्धि होगी। ठीक, अब क्या है अस्थानिक बुद्धि, नंबर 3 क्या है, अस्थानिक बुद्धि। तो इसमें क्या होता है, अस्थानिक बुद्धि में क्या होता है कि अस्थानिक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग प्रायः अंतरिक्ष यात्रा करने वाले मानसिक कल्पनाओं को चित्र के रूप में साकार करने आदि में होता है। अस्थानिक बुद्धि जैसे जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं वैज्ञानिक लोग, या मानसिक कल्पना को चित्र के रूप में साकार करने के आदि में होता है। जैसे मान लीजिए मानसिक रूप में जैसे मान लीजिए आप लखनऊ हैं तो आप दिल्ली गए हैं अगर एक बार, तो लखनऊ में बैठे ही बैठे अपने मन के अंदर ही मानसिक मस्तिष्क कल्पना के द्वारा ही दिल्ली के आप लाल किला को देख सकते हैं, अपने यहाँ पर ही देख सकते हैं। तो यह क्या हुआ, मानसिक कल्पना में इसको साकार हो। तो उसमें कौन सी बुद्धि लगती है, अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि क्यों लगती है, क्योंकि आप उस स्थान पे एक बार घूम चुके हैं। चूँकि आप दिल्ली का लाल किला अगर एक बार घूम चुके हैं, तो अगर मान लीजिए आप लखनऊ में ही हैं और दिल्ली के लाल किले को घूम मतलब जैसे मान लीजिए आपका मन हुआ, तो आप अपने मन में ही वहाँ पे क्या कर देंगे, कल्पना करेंगे, तो आपको वो चित्र क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये कौन सी बुद्धि होगी, अस्थानिक बुद्धि होगी। जैसे देख लीजिए अब इसमें है नाविक है, अभियंता है, शल्य चिकित्सक हैं, वायुयान के पायलट हैं, चालक हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं आदि इस प्रकार की बुद्धि के धनी होते हैं। जैसे पायलट हो गए वायुयान की, वो भी क्या होते हैं कि अस्थानिक बुद्धि के धनी होते हैं। चालक हो गए जो भाई बस चलाते हैं, बस वगैरह, ट्रेन व्रेन। फिर चित्रकार भी हो गए, मान लीजिए चित्रकार भाई यहाँ भी चूँकि उसके दिमाग में जब है चित्रकार के कि वो चाहे जहाँ भी रहे, अगर एक बार किसी का चित्र देख ले तो बना देगा, तो क्या उसके अंदर भी क्या हो गई, स्थानिक बुद्धि विकसित है। मूर्तिकार भी है आदि इस प्रकार की बुद्धि के क्या होते हैं, धनी होते हैं। अब क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या है कि इस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय युक्त शारीरिक गतियों का संचालन खिलाड़ियों के कौशल, व्यापारियों के व्यायाम, योगासन की मुद्राएं आदि में किया जाता है। शारीरिक गतिक बुद्धि योगासन में भी किया जाता है, व्यापारियों के व्यायाम या कोई भी मतलब व्यक्ति व्यायाम करे, यहाँ पे व्यापारी ही उसमें लिया हूँ जैसे आप लोगों के उसमें था। और खिलाड़ियों के कौशल मतलब जैसे खिलाड़ी लोग दौड़ते हैं, रन वगैरह, तो इसमें कौन सी बुद्धि आ गई, शारीरिक गतिक बुद्धि आ गई। अब ये समझ लीजिए आप लोगों को मैं ये जो हार्वर्ड गार्डनर जी ने बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। आप लोग आसानी से इसको देखेंगे और आसानी से आप लोगों को टोटल चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, पूरा इसमें मैं टॉपिक वाइज एक से एक मतलब पूरा विस्तृत रूप में लिया ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या समझने में ना हो। चलिए आते हैं अगले। अब क्या है, सांगीतिक बुद्धि। अब संगीतिक बुद्धि में इससे तात्पर्य तुरंत समझ लीजिए कि इसमें क्या है, संगीत का कुछ है इसमें टॉपिक। तो इस प्रकार की बुद्धि का संबंध संगीत के तत्वों से रहता है। इस बुद्धि के फलस्वरूप तारत्व, लय आदि की क्षमता एवं संगीतिक सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित होती है। ऐसे लोगों में वाद्य यंत्रों को बजाने व धन को समझने की विद्यमान क्षमता जो होती है वो क्या रहती है, विद्यमान रहती है। जैसे मान लीजिए जिन लोगों के पास संगीतिक बुद्धि रहती है, जैसे आप देखते हो कि सभी लोग ढोल और मतलब ढोलक और जैसे अन्य चीज़ हुआ जो ये सब बजाते हैं, वो सभी लोग नहीं बजा पाते हैं। जिन लोगों के पास उसकी मतलब तारत्व होती है, लय होती है, उसमें निपुणता होती है, वही लोग मतलब वाद्य यंत्रों को समझते हैं या उसके ध्वनि को समझते हैं। धन लग गया, ध्वनि होगा, ध्वनि को समझने की क्षमता विद्यमान होती है, वही लोग क्या करते हैं, संगीत के उसको ढोलक को और जो अन्य चीज़ होती है उसको बजाते हैं। तो ये कौन सी बुद्धि होगी, संगीतिक बुद्धि आपकी होगी। अब क्या है, अंतः पारस्परिक बुद्धि। अंतः पारस्परिक बुद्धि, अब इसमें क्या है,
इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग सामाजिक अंतःक्रियात्मक व्यवहारों में होता है। इससे दूसरों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि को समझने और तदनुसार व्यवहार को निर्देशित करने की क्या होती है, क्षमता होती है, क्षमता विकसित होती है। प्रायः शिक्षकों, राजनीतिज्ञों, धर्मगुरुओं, उत्पाद बिक्री आदि से संबंधित व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब जैसे देखिए क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसमें लिखा गया कि अंतः पारस्परिक बुद्धि। अब आप लोग जानते होंगे कि जैसे अंतः पारस्परिक बुद्धि में मैं एक राजनेता का उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए राजनेता आते हैं वोट मांगने, तो ये क्या करते हैं कि वो उनको ये पता है कि जनता के अंदर क्या चल रहा है, मतलब अंतः क्रियात्मक जो व्यवहार होता है उनको पहले से ही वो जानते हैं और वैसी ही बात जनता के सामने वो रखते हैं आराम से। तो उनको क्या होती है, जनता खूब अपना मतलब वो रहती है, खुश हो जाती है और वो जानते हैं कि जनता किस चीज़ से खुश होगी, कौन सी बात बोलूँगा यहाँ पे, मतलब सभा को इस प्रकार संबोधित करते हैं कि जनता को वहाँ पे बिल्कुल खुश हो जाती है। तो उनको ये पता, उनके अंदर क्या होती है, अंतः पारस्परिक बुद्धि जो है ये पूरा क्या होती है, विकसित होती है। जैसे इसमें लिखा भी गया है राजनीतिज्ञों, शिक्षकों, भाई शिक्षकों में जैसे समझ लीजिए कि शिक्षकों में भी होती है, धर्म गुरुओं, धर्म में आप कहीं भी जाते होंगे तो तुरंत मतलब जो महात्मा या जो मतलब उसमें जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पे उनके गुरु मतलब जो भी हैं उनके अंदर भी ये इस बुद्धि का क्या होता है कि विकास होता है। अंतः कौन सी है, अंतः पारस्परिक बुद्धि का। अब देखिए कौन सी बुद्धि आ गई, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध आत्मबोध, पहचान, स्वयं की भावनाओं एवं क्षमताओं की परख आदि से रहता है, जो समायोजन व्यवहार को विकसित एवं कुशल बनाने में सहयोगी होते हैं। अब इसमें क्या है कि आत्मबोध मतलब कि जैसे बहुत लोग आप लोग सुने होंगे कि जैसे बहुत लोग ये देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होते, तो वो बताते हैं कि आप अपने आप को समझिए, तो वो किस बुद्धि का खेल है उसमें, अंतः वैयक्तिक बुद्धि का ही खेल है उसमें। तो इसमें क्या होती है कि मतलब व्यक्ति स्वयं का पहचान करे, स्वयं की भावनाओं को समझे, स्वयं की क्षमताओं को समझे कि उसकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए भाई बहुत प्रकार से बालक पाए जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी क्षमताओं को जैसे नहीं समझ पाते तो दूसरा काम करने लगते हैं, जैसे छोटा काम। लेकिन जो लोग अपनी क्षमताओं को जैसे समझ लेते हैं कि नहीं भाई मैं इतना कार्य कर सकता हूँ, तो अपनी इसमें क्या है कि इस बुद्धि का प्रयोग होता है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक, अब क्या है नैसर्गिक बुद्धि। नैसर्गिक बुद्धि में बुद्धि का इस प्रकार का संबंध वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी समूह, प्राकृतिक दृश्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य को परखने, समझने एवं प्राकृतिक जगत के पदार्थों में विभेद करने की क्षमता से रहता है। शिकारियों, कृषकों, पर्यटकों, जीव विज्ञान के छात्रों आदि में यह बुद्धि अधिक रूप से विकसित होती है। अब देखिए इसमें आप लोगों को मैं इतना डिटेल्स में व्याख्या करके लिख दिया हूँ कि आप लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग केवल एक बार इसको देखेंगे, आप लोगों के अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत डिटेल्स में समझ लीजिए कि आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि से सिद्धांत से। तो इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत से, तो गार्डनर के मतानुसार सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में उपयुक्त तरह की बुद्धि होती है। जैसे भाई ये नहीं, जैसे मान लीजिए किसी बुद्धि की, जैसे किसी की बुद्धि ज़्यादा हो गई, भाषाई बुद्धि किसी में हो गई, किसी में तार्किक बुद्धि हो गई, किसी में अंतः वैयक्तिक बुद्धि हो गई, होती सब बुद्धि है, लेकिन जैसे इसमें कुछ मात्रा किसी का ज़्यादा हो जाता है, कुछ मात्रा किसी का कम हो जाता है। तो यहीं पर गार्डनर साहब ने कहा है कि गार्डनर के मतानुसार सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में उपयुक्त तरह की बुद्धि होती है, मतलब जितनी बुद्धि यहाँ पे 8 प्रकार की है, इसमें क्या होती है, उपयुक्त तरह की बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। लेकिन अनुवांशिकता तथा अन्य पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रशिक्षण के कारण किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक मात्रा में विकसित हो जाती है, तो कोई कम मात्रा में या कम स्तर में विकसित होती है। अब क्या है, बुद्धि के ये सभी प्रकार यद्यपि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग संबंधित बौद्धिक कार्यों में ही प्रदर्शित होते हैं, फिर भी ये सभी प्रकार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं। इस प्रकार बुद्धि का एक अर्ध स्वायत्त तंत्र के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रत्येक बुद्धि का एक सुपुटिक मापक के समान होता है, जो अपने अपने नियमों एवं कार्य विधियों द्वारा संचालित होकर कार्य करता है। तो यह समझ लीजिए कि ये आप लोगों को मैं बहुत ही व्याख्यायित और बहुत ही विस्तार से लेकर आया हूँ। अब ये आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इसका क्या है, मूल्यांकन है कि जितनी भी बुद्धियां हैं आप लोगों को मैं बताया हूँ वो बुद्धियों के मूल्यांकन उसका क्या है। तो गार्डनर का यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में काफ़ी सफल है कि क्यों कोई व्यक्ति जीवन के आरंभिक वर्षों मतलब स्कूल की उम्र में काफ़ी यहाँ पे प्रखर होगा, प्रखर आप लोग कर लीजिएगा, प्रखर, ठीक, प्रमुख नहीं होगा, प्रखर होगा, प्रखर होता है, जबकि आगे चलकर उसकी प्रखरता कमज़ोर पड़ जाती है। अथवा जो जो आरंभिक क्या है, जो आरंभिक वर्षों में मंद होता है वह आगे चलकर चलकर प्रखर हो जाता है। इसका सुस्पष्ट कारण यह है कि पहले प्रकार के व्यक्ति में वैयक्तिक बुद्धि की कमी रहती है, मतलब पर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है उसकी कमी रहती है, जबकि दूसरे प्रकार के व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है। बुद्धि के इस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि बुद्धि में दोनों तरह की क्षमताएं अर्थात संज्ञानात्मक कार्यों तथा समस्याओं को ठीक ढंग से करने की एक सामान्य योग्यता तथा कई विशिष्ट क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। तो यह आपका था हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब मुझे आशा है कि मैं जो आप लोगों को ये हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत उपलब्ध कराया हूँ टॉपिक, यह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।